जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का आज उत्तर प्रदेश विशेष महामैराथन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश के कोने कोने को खंगाल के रख देंगे। आज के बाद आपके जहन से उत्तर प्रदेश विशेष का भय समाप्त कर देंगे। आज हम उत्तर प्रदेश के उस हर एक कोने को डिस्कस करेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। आज का सेशन आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको परीक्षा पास करना है। उनको परीक्षा पास नहीं करना है दोस्तों जो एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे क्विट करते हैं, 10 मिनट देखते हैं और भाग जाते हैं। तो चलिए इस सेशन को कंप्लीटली देखते हैं और समाप्त करते हैं अपने उत्तर प्रदेश विशेष को। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, जो है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना। तो देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है, प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 से प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर क्या रख दिया गया? उत्तर प्रदेश। और इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब से एक्सेप्ट की गई है? तो दोस्तों 1935 से लखनऊ पूर्णतः राजधानी है और 1921 से ये आंशिक रूप से राजधानी बनाई गई थी, याद रखेंगे आप। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुआ था और 1 नवंबर को ही उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे आप। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों 9 नवंबर 2000 को हुआ था और जिसमें 13 पहाड़ी जिलों को काटकर अलग एक उत्तराखंड राज्य बनाया गया, याद रखेंगे आप। सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइए बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि जो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है वो क्या है, तो दोस्तों हिंदी है। कब से है? तो 1947 से है। अगर उर्दू की बात करें दोस्तों कि उर्दू को उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा कब बनाया गया, तो 1989 में, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा जाता है तो दोस्तों सारस है, इसको इंग्लिश में क्रेन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद राजकीय पशु क्या है? तो दोस्तों बारहसिंघा है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक है। राजकीय पुष्प पूछा जाए तो पलाश, जिसको टेंसू के नाम से भी जानते हैं, और ये 4 जनवरी 2011 से राजकीय पुष्प के रूप में गिना जाता है। उसके बाद आपसे राजकीय खेल पूछा जाए दोस्तों तो हॉकी है। अगर आपसे राजकीय जलीय जीव पूछा जाए दोस्तों तो गंगा की डॉल्फिन है, ये भी आप याद रखेंगे। क्या है दोस्तों? गंगा की डॉल्फिन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो दोस्तों गंगा की डॉल्फिन है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गंगा की डॉल्फिन के संबंध में उसका जो अनुसंधान एवं संरक्षण केंद्र है कहाँ पर है, तो बिहार, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने अन्य प्रश्नों पे। तो इसके लिए हम स्लाइड को करते हैं ऊपर। आइए देखिए, आप ईमानदारी से लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। देखिए दोस्तों, प्रदेश का अगर राज्य के चिन्ह की बात करें तो इसमें क्या क्या है, तो एक वृत्त है, उसमें 2 मछली हैं और एक तीर धनुष है। साथ साथ में दोस्तों एक चीज़ और है, उसमें गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र भी है, जो काली पट्टी आपको ऐसे बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। और इसकी स्वीकृति 1938 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप कैसा है, तो दोस्तों द्विसदनात्मक है। आपको पता है कि अपने प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है और इसी को बोलते हैं प्रदेश का विधानमंडल का स्वरूप। तो कैसा है? द्विसदनात्मक। उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों 403 + 1 है, ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 100 है। अगर लोकसभा की सीटों की संख्या की बात की जाए तो 80 है और प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है, ठीक है। सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना है और एक एक पॉइंट याद कर लेना है अपने सफलता के लिए। प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ, तो दोस्तों 1921 में। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन 1937 में हुआ था। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, तो दोस्तों 10 बार। और यहाँ पे देख लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो दोस्तों पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं, ठीक है। और ये इनका कार्यकाल कब से है? 1 अप्रैल, और उसके बाद ये 46 और 27 दिसंबर कब तक है बताइए? 1954 तक, ठीक है। 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक। राज्य की प्रथम राज्यपाल की बात करें तो दोस्तों श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं और इन्हीं को बोला जाता है कि देश की प्रथम महिला, ठीक है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री हैं दोस्तों सुश्री मायावती जी और ये 4 बार रह चुकी हैं। प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे, तो दोस्तों श्री चंद्रभाल जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है इनके बारे में, ठीक है। तो आप देखिए सभी के सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना है और बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है। चलिए अब हम बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों पे।
आइए यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए प्रदेश में जिले व मंडल कितने हैं, तो दोस्तों 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 17 मार्च 1866 को हुई थी, याद रखिएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 के तहत दोस्तों प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे, तो यहाँ पे देखिए कौन है, न्यायमूर्ति विश्वम्भर दयाल, और ये 14 सितंबर 1977 में बने थे लोकायुक्त, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है, तो दोस्तों अभी बताइएगा, अभी तो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे संजय मिश्र आपको देखने को मिल रहा है, ये 7वां है, ठीक है। तो आप एक बारी डाटा अपडेट करके मुझे कंफर्म कीजिएगा, और उसके बाद हम बात करते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु कितनी है, तो दोस्तों 21 वर्ष है, याद रखिएगा। राज्य के अगर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए बात करें तो 1/3 सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। आइए बात करते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, तो दोस्तों नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया था दोस्तों, तो आपके एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों अभी तक 2। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछता है तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, राज्य मानवाधिकार का गठन कब हुआ, तो 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका, राज्य मानवाधिकार का गठन। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ, तो दोस्तों 14 सितंबर 2005 को, याद रखेंगे। सभी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार वीडियो देखिए, लेकिन सारे पॉइंट याद होने चाहिए। राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन की धुरी है, तो दोस्तों मुख्य सचिव, याद रखेंगे। राज्य प्रशासन का जो शीर्षस्थ अधिकारी मतलब टॉप रैंक का अधिकारी है वो मुख्य सचिव है, ठीक है। अब देखिए मुख्यालय से भिन्न अगर नाम वाले जिलों की बात करें वो कौन कौन से है, तो एक बारी देख लीजिए। अगर अमेठी की बात करें तो वो गौरीगंज है उसका मुख्यालय। कौशाम्बी की बात करें तो मंझनपुर में है, कुशीनगर का पडरौना, सोनभद्र का राबर्ट्सगंज में, जालौन का उरई में, संभल का कहाँ पे है दोस्तों, संभल का बताइए जल्दी से, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए संत कबीर नगर का खलीलाबाद में है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में है, अंबेडकर नगर का अकबरपुर में है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ में है, और कानपुर देहात का आप बताइए कहाँ पे है, तो दोस्तों फतेहगढ़ में है, ठीक है। याद रखेंगे ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों संभल का क्या है, पवासा में है, याद रखिएगा। मैंने बस ऐसे ही आपको बोला था कि आप कम से कम कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें कि हाँ आप जिंदा हैं। ऐसे ही बिल्कुल शांत होकर देखने से भी दोस्तों नींद आती है, तो अपनी एक्टिविटी करते रहना चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या तो दोस्तों 17 है, याद रखेंगे। और ये कहाँ पे है, शाहजहाँपुर में 17वां बना है, ठीक है। 16वां कौन सा था दोस्तों, मथुरा, और 15वां अयोध्या है, ठीक है। तो अभी तक कितने हैं टोटल बताइए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या 47 थी, याद रखेंगे। ये 2017 की बात है, और बीजेपी से 36 महिलाएं थीं, 36 एमएलए थी महिलाओं के रूप में, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों, 9 मार्च 1993 को। तो दोस्तों देखिए 2017 में ये वाला फैक्ट आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, ठीक है। मैं करंट अफेयर में कवर करा चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको कवर कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाले नेता कौन थे, तो दोस्तों नारायण दत्त तिवारी जी थे, ठीक है। उसके बाद आइए अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट। उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले की बात करें तो चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती, जहां पे केवल 2-2 विधानसभा सीटें हैं, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या 8 है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है डायरेक्टली, तो उन जिलों का नाम एक बारी आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, और शामली है। तो दोस्तों शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको देखने को मिले गौतम बुद्ध नगर, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो मृदा है,
ठीक है, जो कृषि व्यवस्था है और जो पशुपालन है उसके ऊपर बात करेंगे। हमने उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को देख लिया, अब उससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इतना विश्वास के साथ आप बने रहिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी क्या होती है दोस्तों? जो नदियां बहा के मिट्टी लाती हैं उसी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। याद रखेंगे, इंग्लिश में इसी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों 20 है। कितना है? उत्तर प्रदेश में कितने हैं दोस्तों? 20। याद रखेंगे, प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र पूछा जाए तो 9, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की बात है और यहाँ पे कृषि जलवायु क्षेत्र की बात है, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। जलवायु क्षेत्र 9 है और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 है। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितना है? तो दोस्तों 8 है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू कब हुआ? तो दोस्तों 1960 में। ये बैकग्राउंड में जाके आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र तो दोस्तों बुंदेलखंड है। और बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं दोस्तों? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों नहरें हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए मेरे दोस्त कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई कैसे होती है, तो दोस्तों पंपिंग सेट से होती है, नलकूपों से होती है, उसके बाद नहरों से होती है, ठीक है। याद रखेंगे, प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है दोस्तों? गेहूं है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, आप घोर के पी जाइएगा। पीना क्या है दोस्तों? लस्सी पीना है मेरे दोस्त। क्या पीना है? लस्सी। और लस्सी किससे बनता है? दूध से और चीनी से। तो सबसे, अगर देश में बात करें तो सबसे अधिक दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है और सबसे अधिक गन्ने का भी उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। तो आपने लस्सी पिया तो दोनों फैक्ट आपको याद हो गया। गेहूं से दोस्तों, जैसे आप सपोज कीजिए क्या कि आप लिट्टी चोखा खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? लिट्टी चोखा, और साथ में आपके पास लस्सी आ जाए तो मज़ा आ जाए, है ना। तो लिट्टी बनता है दोस्तों गेहूं से, तो गेहूं में उत्तर प्रदेश प्रथम पे है। उसके बाद चोखा, चोखा बनता है दोस्तों आलू से। अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं तो आपको पता होना ही चाहिए। तो चोखा बनता है आलू से। और उत्तर प्रदेश में अगर उत्पादन की दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आलू उत्पादित होता है। तो इस तरह से आप 4 चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में आप एक दुकान पे बैठ के क्या खा रहे हैं? लिट्टी चोखा, और साथ में पी रहे हैं लस्सी। और यहाँ से आपका 4 फैक्ट, 4 क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाता है। ऐसे ही पढ़ना होता है दोस्तों, कहानी बना बना के पढ़ना होता है, जो आपके जीवन तक, जीवन के अंत तक आपको याद रहता है, ठीक है। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है दोस्तों? गन्ना। और जिसके ऊपर हमने बात कर लिया है, आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, आप लिख के ले लीजिए। उसके बाद गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जो ऑपरेशन फ्लड पूछा जाता है तो वो किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो जनक हैं उसके कौन है, तो दोस्तों वर्गीज कुरियन को मत भूलिएगा। अमूल के संस्थापक भी वही हैं, वर्गीज कुरियन, ठीक है। उसके बाद देखिए, अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो प्रयागराज में। तो दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत आनंदित होकर प्रयागराज में बहुत अच्छे अच्छे अमरूद खाए हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मैंने अपने जीवन का 3 साल वहाँ पे बिताया है तो मुझे पता है, ठीक है। किसान मित्र योजना दोस्तों 18 जून 2001 में स्टार्ट हुई थी, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न गेहूँ, गन्ना, आम, दुग्ध और उसके बाद मेंथा उत्पादन में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के खाद्यान्न में गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध, उसके बाद यहाँ पे देखिए मेंथा है, और यहाँ पे मतलब इन सभी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, अब लस्सी के साथ आम का भी जूस पी लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है आपको, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों? 2012 में। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बात करते हैं अन्य फैक्टों पे। ध्यान से देखेंगे आप, बिल्कुल बोर नहीं होना है, भागना नहीं है, लास्ट तक बने रहना है। तो मेरे दोस्त, उत्तर प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बा बंदी संस्थान कब स्थापित और कहाँ पे स्थापित है? तो लखनऊ में। आप डेट बताएंगे, ईयर बताएंगे, ठीक है। सफ़ेदा
यहाँ पे देखिए सफ़ेदा, किरला, सरदार और ललित सुरखा, ये कहाँ, ये किसकी प्रजातियाँ हैं दोस्तों? तो ये अमरूद की प्रजातियाँ हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। सफ़ेदा किसकी प्रजाति है? बहुत ही जल्द झारखंड के एक एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का है तो यहाँ पे तो पूछना लाजमी है। उसके बाद देखिए मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान। उसके बाद देखिए अल्फान आते ही आपके दिमाग में तो कुछ और आया होगा, लेकिन वो अल्फांसो है, ठीक है। अल्फान, अधेश्वर, दूधसागर, ये किसकी प्रजातियां हैं? तो दोस्तों ये केला की प्रजाति हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना कन्नौज में की गई है। अब यहीं पे देखिए एक दो फैक्ट याद रखिएगा कन्नौज से संबंधित। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो दोस्तों हर्षवर्धन ने, ठीक है। हर्षवर्धन ने कन्नौज को महोदय श्री की भी उपाधि दिया था। और एक फैक्ट और याद रखेंगे, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मेंधा आयल की शुद्धता भी फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा देखी जाती है। उसके बाद देखिए पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पे है? तो दोस्तों लखनऊ में, ठीक है। पशु टीकों का निर्माण किससे संबंधित है? पशु जैविक औषधि संस्थान से, ठीक है, संस्थान है। और कभी कभी क्या है दोस्तों, जब जल्दी जल्दी बहुत कुछ चीज़ें बोलनी होती हैं तो हमारा भी जीभ रुक जाता है, ठीक है, तो आपका भी रुक जाता होगा। चलिए अब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लीजिए 1 सेकेंड का, ठीक है, और वार्म अप कीजिए और फिर से स्टार्ट करते हैं ना। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है, तो दोस्तों बताइए उत्तर प्रदेश की जो कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है किससे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कृषि उत्पादकता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक एक हेक्टेयर से कम जिनके पास भूमि है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में वो सीमांत कृषक कहलाते हैं, ठीक है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो दोस्तों प्रयागराज में है, याद रखेंगे आप। उसके बाद उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग कहाँ पे कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों 1999 में। आप हमें बताएंगे कि कहाँ पे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद 1976 में इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा। जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र तो तराई प्रदेश है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों को देखते हैं। प्रदेश के जोत धारकों की उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान बही योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो मेरे दोस्त 1992 में, ठीक है। राज्य में संतरे के पैदावार वाला जिला है सहारनपुर, याद रखेंगे। और लीची के लिए भी अपना सहारनपुर ही फेमस है, बहुत सारी चीज़ों के लिए है, हम धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो दोस्तों ये बहुत सारे पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। 1999 से 2000 के बीच में किसान क्रेडिट वाली जो योजना थी स्टार्ट हुई थी, किस लिए? किसानों को ऋण प्रदान करने हेतु, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश के नेक्स्ट चैप्टर पे जो आपके सम्मुख है। अब देखिए हम किस पे बात करेंगे? उत्तर प्रदेश के परिवहन के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर, उद्योग और प्रमुख योजनाओं के ऊपर बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से जब एग्जामिनर प्रश्न बनाता है दोस्तों तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता है, तो यहाँ पे इस चैप्टर के दौरान आपको सतर्क रहना है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना पूछा जाता है, तो दोस्तों 2004 में हुआ था। किसकी स्थापना? उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना, ठीक है। उसके बाद अरे आप इसको सिंपल स्टेट हाईवे अथॉरिटी बोल सकते हैं, ठीक है, स्टेट हाईवे अथॉरिटी, ठीक है, याद रखेंगे। प्रदेश का सबसे लंबा अगर बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो दोस्तों ये प्रदेश से गुजरने वाला है, ठीक है, तो ये है NH2, जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं, और जिसको अपने समय में किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। चलिए आइए हम बात करते हैं, ठीक है। देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद द्वितीय स्थान पे आता है। यहाँ पे रोड नेटवर्क की बात हो रही है, ठीक है। कुल सड़क संजाल की बात वही है कि किस प्रदेश में सबसे अधिक सड़क संजाल का मतलब रोड नेटवर्क अच्छा है या बड़ा है, तो द्वितीय स्थान पे उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच में स्थित है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं? तो दोस्तों ये पीसीएस का प्रश्न पूछा गया था, तो ये झांसी में काटते हैं। अब झांसी आपके सामने आया है तो एक चीज़ अभी से आप दिमाग में बिठा लीजिए कि झांसी में चारागाह अनुसंधान केंद्र है। झांसी में क्या है दोस्तों? चारा अनुसंधान केंद्र,
याद रखिएगा। चलिए आते हैं अपने अन्य फैक्टों के ऊपर, ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे जो ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा के बीच में है, इसकी लेंथ 165.5 किलोमीटर है। ये कितने जिलों से गुजरता है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाए तो 4 जिलों से यमुना एक्सप्रेसवे गुजरता है। वो कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, मथुरा है, आगरा है। आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा, ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे। उसके बाद आइए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, ये 302 किलोमीटर का है और देश का प्रथम ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। और ये कितने जिलों से गुजरता है दोस्तों? 10 जिलों से। अब 10 जिलों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें याद रखेंगे कि देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। उसकी लेंथ तो नहीं पूछी जाएगी, फिर भी 302 किलोमीटर आपके दिमाग में मैंने बिठा दिया है, ठीक है। चलिए अब आपसे एक बात बोलूँगा, अगर अभी तक आप सेशन में हैं और सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका भाई बहन दोस्त वो भी पढ़े और उसके भी मन से ये भय समाप्त हो उत्तर प्रदेश का, तो उसे भी ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जीएस फोकस फैमिली का पार्ट ज़रूर बनिएगा, ठीक है। लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई अगर पूछा जाए तो दोस्तों 348.1 किलोमीटर है। और लखनऊ से बलिया तक का जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो 10 जिलों से होकर गुजर जाता है, ठीक है। उसके बाद बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेसवे की बात करें तो दोस्तों बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस की बात है, तो ये बौद्ध स्थलों की एक यात्रा करने हेतु आरंभ की गई है। क्या? बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस, ठीक है। और ये कितने जिलों को जोड़ती है दोस्तों? तो ये कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगीर, वैशाली और पटना से ये जोड़ती है एक दूसरे को, बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस, ठीक है। तो अगर आपको कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगीर, वैशाली, पटना जाना हो तो दोस्तों आप कौन सा पकड़ेंगे? आप बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस को पकड़ेंगे, ठीक है। और अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ मेरे दोस्त, आप हमें बताएंगे कि जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति बिहार में कहाँ पे हुई थी? आप हमें ये भी प्रश्न बताएंगे कि उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे मैंने पूछ लिया है, आप जरूर से कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिएगा। चलिए बात करते हैं, आइए अब हम बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे लखनऊ प्लान का संबंध किसके साथ है दोस्तों? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो सड़कों के विकास संबंधित लखनऊ का प्लान है, ठीक है। और ये 20 वर्षीय प्लान है और ये 1985 से संचालित है, ठीक है, याद रखेंगे आप। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो दोस्तों मार्च 1859 में चलाई गई थी, जो प्रयागराज और कानपुर के बीच चलाई गई थी। और 1853 में दोस्तों भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी। कहाँ से चली थी दोस्तों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। जो महाराष्ट्र में 2 विशेष लोकेशनों के बीच में चली थी। देखिए मैं आपसे प्रश्न क्यों पूछता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सोएं नहीं, आप ध्यान से चित्त में रहें, ठीक है। आप अपनी चेतना में रहें, चेतना में रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। अगर आप चेतना में नहीं रहेंगे तो ये सारी सिर्फ बातें रह जाएंगी, एग्ज़ाम में फलित नहीं होगा। इसलिए आप हाथ भी चलाइए, मुंह भी चलाइए और पेन भी चलाइए, सब कुछ चलाना है जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है मेरे दोस्त। आइए चलिए हम आपको बता ही देते हैं ये कहाँ से चली थी। चलिए एक स्थान का नाम बता देता हूँ, थाने। अब आप दूसरे स्थान का बता ही दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे का अगर बात करें तो उसका मुख्यालय कहाँ पे है? गोरखपुर में। उसके बाद उत्तर मध्य रेलवे का कहाँ पे है दोस्तों? प्रयागराज में है, याद रखेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में और उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे अपने अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों के ऊपर। देखिए भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की बात करें तो दोस्तों ये गोरखपुर हुआ करता था, लेकिन अभी ये स्थान कर्नाटका के एक रेलवे स्टेशन ने ले लिया है। आप उसका नाम जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों, क्योंकि अब गोरखपुर दूसरे स्थान पे आता है, ठीक है। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे स्थापित है? तो दोस्तों मड़ुआडीह में, आप याद रखेंगे, जो वाराणसी के क्षेत्र में आता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय कहाँ पे है? तो दोस्तों वाराणसी में है। ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बारी, उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है, ठीक है। चलिए आइए
उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों लखनऊ, ठीक है। और लखनऊ कब से राजधानी बनी है एकदम पूर्णतः, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है भाई। उसके बाद प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डे अगर उनकी बात करें तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको लखनऊ में देखने को मिलता है और लखनऊ के अमौसी में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, ये कहाँ पे देखने को मिलता है बताइए? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में देखने को मिलता है, लाल बहादुर शास्त्री बावंतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। खेरिया हवाई अड्डा आपको आगरा में देखने को मिलेगा, बमरौली हवाई अड्डा आपको प्रयागराज में, और यहाँ पे देखिए चकेरी हवाई अड्डा ये कानपुर में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों पे। यहाँ पे देखिए अगर चकेरी हवाई अड्डा की बात करें तो कानपुर में, कानपुर को ही उत्तर प्रदेश का हम उद्योग नगरी बोलते हैं और कानपुर को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आप कानपुर की विशेषता बहुत सुन चुके हैं, आप जरूर बताइएगा। चलिए फुर्सतगंज हवाई अड्डा आपको रायबरेली में देखने को मिलेगा, हिंडन हवाई अड्डा आपको गाजियाबाद में देखने को मिलता है, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको मेरठ में देखने को मिल जाता है, और उसके बाद सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको सहारनपुर में देखने को मिल जाता है। सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ है, तो दोस्तों बमरौली में, जो कि प्रयागराज में स्थित है, ठीक है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र। उसके बाद देखें नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है, तो दोस्तों आगरा में क्या है? नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ पे है, तो दोस्तों फुर्सतगंज में। कहाँ पे है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी? फुर्सतगंज में। सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट आप रुकें, हाँ यहाँ पे देखिए देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों ये गंगा नदी में स्थित है, ये प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक, और इसको हम नेशनल वाटर वे फर्स्ट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न बना हुआ था ROA में कि नेशनल वाटर फर्स्ट कहाँ पे है, किस नदी में है, तो दोस्तों गंगा नदी में है। ये प्रयागराज से लेकर कहाँ तक है? हल्दिया तक, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है? 1620 किलोमीटर। उसके बाद दिल्ली से कोलकाता जो नेशनल हाईवे 2 है से नहीं जुड़ा है। किससे नहीं जुड़ा है दोस्तों? लखनऊ से नहीं जुड़ा है, जिसको हम ग्रांड ट्रक रोड के नाम से भी जानते हैं, और इसको प्रयागराज में जीरो रोड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो दोस्तों NH7, और ये कहाँ पे है दोस्तों? वाराणसी कन्याकुमारी में, ठीक है। वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक का इसका लेंथ है, याद रखिएगा। चलिए देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो दोस्तों लालगंज रायबरेली में। कहाँ पे देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना? लालगंज रायबरेली में। सभी के सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप याद रख रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। चलिए अब हम बात करते हैं अन्य फैक्टों पे। जैसे देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है, तो दोस्तों लालगंज में जो रायबरेली में है, आप याद रखेंगे। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड कहाँ पे है, तो दोस्तों मुगल सराय में। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अन्य फैक्टों को और अपने एग्जाम को करते हैं अपने कदमों में, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का घटता क्रम है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं, उसके बाद बुंदेलखंड वाले क्षेत्र की बात करते हैं, उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र है, उसके बाद पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। तो ये दोस्तों प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रों का प्रति व्यक्ति आय उसका घटता क्रम है, यानी कि सबसे बढ़िया स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का है, उसके बाद बुंदेलखंड के लोगों का, उसके बाद केंद्रीय उत्तर प्रदेश, और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश का, ठीक है। चलिए ये क्रम आप याद रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है दोस्तों? जो हमारा राष्ट्रीय आय है उसमें अगर हम पूरे जनता से भाग दे देते हैं दोस्तों, तो प्रति व्यक्ति आय निकल कर आता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम प्रदेश की पूरी जनता को, ठीक है, प्रदेश में पूरी जनता से जो प्रदेश का आय है उसमें भाग दे देते हैं, तो निकल के आता है अपने वहाँ राज्य का प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो आपको पता है पश्चिमी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए यहाँ पे अच्छा खासा प्रति व्यक्ति आय है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र हैं, तो दोस्तों क्रम से कौन कौन है? पश्चिमी व पूर्वी,
ठीक है, तो याद रखेंगे। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है, तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पश्चिमी, ये वाला पश्चिमी नहीं है, पश्चिमी में आपको कुछ और भी सेक्टर देखने को मिल जाएंगे, जैसे मथुरा की तरफ। ठीक है, चलिए अन्य फैक्टों पे बात करते हैं। आइए, औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन कब किया गया, तो दोस्तों 1981 में। प्रमुख उद्योग व संबंधित स्थलों की बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो पीतल के पात्र हैं कहाँ पे बनते हैं, तो दोस्तों मुरादाबाद में। ये दोस्तों यूपीपीसीएस 2023 का प्रश्न था। ठीक है, कि पीतल नगरी को किसको जानते हैं पीतल नगरी से, तो मुरादाबाद को। कैंची, कैंची के लिए दोस्तों मेरठ भी है, और इसके साथ साथ चाकू के लिए रामपुरी चाकू आपको याद रहना चाहिए। अगर चाकू के लिए पूछा जाए तो रामपुर हो जाता है, लेकिन कैंची के लिए मेरठ फेमस है। कत्था के लिए दोस्तों बरेली है। ठीक है, बरेली की बर्फी मूवी देखी है आपने, उसमें जो साइड को एक्टर होता है क्या पूछता रहता है, पान, पान में लगता है कत्था। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। टेराकोटा के लिए फेमस है गोरखपुर, और गोरखपुर में ही है गीता प्रेस, तो याद रखेंगे। आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपने अन्य क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पे बेंत उद्योग कहाँ पे होता है दोस्तों, बरेली में। लकड़ी का नक्काशी का कार्य सहारनपुर में होता है। खेल सामान कहाँ पे बनते हैं, मेरठ में, याद रखेंगे आप। उसके बाद सीमेंट दादरी में, कागज सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में, और दिया सलाई दोस्तों बरेली में बनता है, और चमड़ा आगरा और कानपुर में। तो दोस्तों चमड़ा के कार्यों से संबंधित है आगरा, लेकिन चमड़ा के अन्य महत्वपूर्ण जो कारखाने हैं वो कानपुर में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और कानपुर को ही हम उत्तर प्रदेश का उद्योग नगरी भी बोलते हैं, और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, याद रखने हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ, और उसके बारे में देख लीजिए सारे फैक्ट। ठीक है, देखिए अगर आपसे नोएडा की बात करें, नोएडा यानी नवीन ओखला औद्योगिक विकास, इसका कब स्थापना हुआ, तो 1976 में। जो आपने सुना होगा बीडा, ठीक है, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका गठन 1981 में हुआ था। यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। देखिए नोएडा यानी कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 1976, और 1976 भारत के काला दिन के लिए, संविधान के काला दिन के लिए भी मतलब ये वर्ष प्रसिद्ध था। इसमें लगा था राष्ट्रीय आपातकाल, याद रखेंगे ये भी। गीडा की स्थापना गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1988 में, याद रखिएगा। आपके बड़े भैया का ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है अगर वो 1988 के होंगे। ठीक है, डेट ऑफ ईयर होगा दोस्तों। सीडा की बात करें तो सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और 1989 में ही गोरखपुर से महाराजगंज अलग हुआ था। ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं। ग्रेटर नोएडा बृहद नवीन ओखला, उसके बाद इसका देख लीजिए इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, इसकी स्थापना 1991 में, और 1991 में ही दोस्तों एलपीजी रिफॉर्म आया था। एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा जाता तो ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है। इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ाया है, याद रखेंगे आप। चलिए, लीडा मतलब लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका गठन 2005 में हुआ था। और उसके बाद यहीं पे ईडा भी देख लीजिए दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका गठन 2001 में हो गया था। किसका स्थापना, ईडा का। लीडा का स्थापना 2005 में, ग्रेटर नोएडा का स्थापना 1991 में, सीडा की स्थापना 1989 में, और गीडा की स्थापना दोस्तों 1988 में, याद रखिएगा। अब आप जिस जिले से आते हैं उसमें वहाँ के जो विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है वो फैक्ट आप कमेंट में बता दीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे तब। चलिए आ जाइए चलिए दोस्तों, ठीक है, अब देखते हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र कौन है, तो दोस्तों नोएडा है। क्लस्टर विकास योजना का आरंभ 2006 के तहत कौन सा क्लस्टर बना था, तो दोस्तों कारपोरेट क्लस्टर भदोही। ठीक है, कारपेट के लिए फेमस है दोस्तों भदोही, याद रखेंगे आप, भदोही जो डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसके बाद आइए कालीन भैया को याद कर लीजिए एक बारी उसके बाद देखें यहाँ पे ग्लास विड्स के लिए वाराणसी फेमस है, और वाराणसी किस लिए फेमस है, सब्जी अनुसंधान केंद्र के लिए। और हाल फिलहाल में इसको कौन सा टैग मिला है जीआई का, तो दोस्तों इसको मिला है तिरंगा बर्फी का जीआई टैग। उसके बाद
कालीन क्लस्टर मिर्ज़ापुर तो कालीन भैया आ गए, वो कारपेट था, कारपेट भदोही में है, ठीक है। और उसके बाद आपका कालीन कहाँ पे, मिर्ज़ापुर में, ठीक है। तो अगर आपने मिर्ज़ापुर देखा होगा तो कालीन भैया से ये वाला क्वेश्चन तो आपको याद रहेगा, आप भूल नहीं पाएंगे, है ना। उसके बाद देखिए पाटरी क्लस्टर खुर्जा बुलंदशहर में, और उसके बाद लेदर क्लस्टर की बात करें तो चौरी चौरा गोरखपुर, ठीक है। अब एक बारी चौरी चौरा कांड आप कमेंट में बता दीजिएगा कब हुआ था। आ जाइए अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर पे, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पानी वानी पी लीजिए और अगला चैप्टर जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, और यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यहाँ से प्रश्न पूछेगा, चाहे कहीं से पूछे या ना पूछे, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो दोस्तों निम्न मध्यम श्रेणी में आता है, और ये इस मतलब उत्तर प्रदेश में 2% के साथ पूरे भारत का यहाँ पे खनिज संपदा पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हो गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 1974। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी, कब की गई थी, 1998 में, और खनिज विकास उद्योग का दर्जा मिला था, ठीक है। खनिज विकास को उद्योग का दर्जा मिला था। चलिए आ जाइए अब अन्य फैक्टों को देखिए। बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में कौन से स्थान पे है, तो द्वितीय स्थान पे है। कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान कौन सा है, ठीक है। 8वें स्थान में प्रदेश का कोयला कहाँ पे पाया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो 8वां स्थान है पूरे देश में, तो कोयला कहाँ पे पाया जाता है, तो सिंगरौली सोनभद्र में, और सोनभद्र को दोस्तों उत्तर प्रदेश का ऊर्जा केंद्र बोलते हैं, ऊर्जा राजधानी भी बोलते हैं, ठीक है। सिलिका सैंड की बात करें, जिसको हम कांच बालू कहते हैं, इसके उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है दोस्तों, ठीक है, और प्रथम पे है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आ जाइए देखिए कुछ फैक्ट बचा है। सिलिका सैंड पाया जाता है कहाँ पे, तो दोस्तों प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी में क्या पाया जाता है दोस्तों, सिलिका सैंड पाया जाता है, ठीक है। आ जाइए सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों में मतलब प्राप्त होता है, तो 2 नदियों से, गंगा और यमुना से। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों, क्योंकि जो पानी है, ठीक है, तो चलिए बात करते हैं तो गंगा यमुना से ही पानी आता है, ठीक है, और उसी से दोआब क्षेत्र हमारा निर्मित है, और जो भी जलोढ़ मिट्टी है, तो सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश में किन नदियों से आएंगे, गंगा यमुना से ही आएंगे, ठीक है। और अगर आपसे प्रश्न बने कि पूरे देश में सबसे लंबी सहायक नदी, तो यमुना है, जो किसकी सहायक नदी है, गंगा की, ये भी याद आप रख लेंगे, ठीक है। चलिए पानी पीते हैं, उसके बाद आइए हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है, तो दोस्तों गंगा यमुना से, क्योंकि ये गंगा यमुना बहा के लाती हैं मुख्यतः, याद रखेंगे। आइए ठीक है, देखिए बोलते बोलते ना क्या है कि सबको थकान होती है, ठीक है, तो मेरा भी कभी कभी दिमाग ऊब जाता है, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा इधर उधर हो जाए तो आप समझ लेना, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्रों के बारे में। तो चूना पत्थर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों मिर्ज़ापुर में, खजरहटा और सोनभद्र में, ठीक है, क्या मिलता है ज़्यादातर, चूना पत्थर, ठीक है। बॉक्साइट का अगर सर्वाधिक बात करें तो बांदा में, चंदौली में, अपने उत्तर प्रदेश की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ पे दोस्तों, बांदा में और चंदौली में, और हिंडोल्को रेणुकूट में, ठीक है, तो याद रखेंगे हिंडोल्को एक कंपनी है, रेणुकूट में स्थापित है। डोलोमाइट आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में और बांदा में, तो दोस्त याद रखना डोलोमाइट कहाँ पे, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा में। हीरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बांदा और मिर्ज़ापुर याद रखेंगे, 100% का क्वेश्चन है, ठीक है हीरा बांदा एवं मिर्ज़ापुर में। ग्रेफाइट की बात करें दोस्तों हमीरपुर में और चुनार मिर्ज़ापुर में, ठीक है, तो याद रखिएगा। यूरेनियम ललितपुर याद रखेंगे ठीक है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। जिप्सम कहाँ पे मिलता है दोस्तों, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं, और ये खेतों में इसलिए छिड़कते हैं दोस्तों कि वो जो नमी रहती है ना खेत की, वो बरकरार रहे, याद रखेंगे आप। उसके बाद तांबा ललितपुर, यूरेनियम ललितपुर तांबा ललितपुर, ठीक है, तो यूरेनियम और तांबा ललितपुर, ठीक है, याद रखेंगे। ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में मिलता है क्या, तांबा। चलिए आ जाइए अपने अन्य फैक्टों पे। सैंडस्टोन कहाँ पे, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। सैंडस्टोन
मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, सैंडस्टोन, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, याद रख लें। फायर क्ले आपको मिर्ज़ापुर में मिलता है। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति कब लागू हुई? तो 2003 से। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो दोस्तों तापीय विद्युत का, याद रखेंगे। और सोनभद्र में आपको पता है ओबरा में पावर प्लांट है दोस्तों, और इसीलिए सोनभद्र को हम उत्तर प्रदेश का ऊर्जा केंद्र भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा। ये प्रश्न आपसे पूछे तो मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण है। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कहाँ पे है? हल्द्वागंज तापीय परियोजना है, 1942 से ये संचालित है। और हल्द्वागंज जो तापीय परियोजना है ये रूस की सहायता से निर्मित है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। आ जाइए मेरे दोस्त, आइए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और आपको सफल बनाते हैं, ठीक है। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रिहन जल विद्युत परियोजना है, याद रखिएगा। ये पिपरी सोनभद्र में लगा हुआ है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो दोस्तों झांसी में। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है? झांसी में। अनपरा ताप विद्युत परियोजना आपको सोनभद्र में देखने को मिलता है। और पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कानपुर में देखने को मिल जाता है। पानकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कानपुर, पनकी कानपुर, पनकी कानपुर, 4-5 बार बोल लीजिएगा, आपके दिमाग में वही फिट रहेगा। पनकान, पनकान, पनकान ठीक है। तो अब ये आपसे गलती नहीं होगा, ठीक है। आ जाइए मेरे दोस्त, बात करते हैं हम, ठीक है। राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों नरौरा है। ये भारी जल मतलब आधारित है, ठीक है। भारी जल का प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों, बताइए। भारी जल का प्रयोग हम मंदक के रूप में करते हैं, याद रखेंगे आप। बुलंदशहर में है ये, 1991 से स्थापित हुआ था और 1992 में पूर्णतः संचालित होना स्टार्ट हो गया था, याद रखेंगे दोनों ईयर। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र कितने हैं? तो दोस्तों 3 हैं। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र 3 हैं। औरैया में, आंवला में और दादरी में। कहाँ कहाँ? औरैया, आंवला और दादरी में, ठीक है। उसके बाद माता टीला जल विद्युत परियोजना आपको बेतवा नदी पे देखने को मिलती है। कहाँ पे देखने को मिलती है दोस्तों? झांसी में। माता टीला बांध भी पूछे तो बेतवा नदी, ठीक है। तो जल विद्युत परियोजना तो जाहिर सी बात है, माता टीला बांध बना होगा, वहाँ से क्या निकल रहा होगा? बिजली निकल रहा होगा। कहाँ पे? झांसी में, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है कहाँ पे? ऊपरी गंगा नहर में। कहाँ पे? ऊपरी गंगा नहर में सर्वाधिक ऊपरी, ठीक है, तो याद रखेंगे। आ जाइए, उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक के रूप में देखा जाता है, तो उसका क्या है विकल्प, ठीक है। तो आ जाइए, चलिए। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की बात है, तो 1983 में किया गया था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो नवीकरणीय ऊर्जा है बोले तो नॉन कन्वेंशनल, जैसे मान लीजिए आप सूर्य की ऊर्जा से जो विद्युत उत्पादित करते हैं और पवन की ऊर्जा से जो विद्युत उत्पादित करते हैं, ठीक है, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा में आता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। आ जाएं, निजी क्षेत्र के प्रमुख विद्युत इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, देख लें एक बारी। रोजा ताप विद्युत परियोजना की बात करें तो ये कहाँ पे है? शाहजहाँपुर में है। ये रिलायंस के द्वारा संचालित है। क्या है? रोजा ताप विद्युत परियोजना। उसके बाद बारह संगम ताप विद्युत, ये किसके द्वारा संचालित है? जेपी के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे ये कहाँ पे है? प्रयागराज में। उसके बाद ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर में है और ये बजाज ग्रुप के द्वारा, ठीक है। तो रिलायंस, जेपी और बजाज ग्रुप, ये तीनों मिलकर अपना क्या करते हैं? प्राइवेट सेक्टर में विद्युत इकाइयाँ चलाते हैं, ठीक है। तो रोजा बोले तो रिलायंस, और उसके बाद यहाँ पे 12 बोले तो जेपी 12 है ना, जो संगम ताप विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ललित बोले तो बजाज ग्रुप, ठीक है। चलिए आ जाइए, आगे देखते हैं। मैंने बोला ही था कि ये थोड़ा सा आपके लिए पेचीदा हो सकता है, याद करने में असुविधा हो सकती है, लेकिन 1-2 बारी वीडियो देखेंगे तो आपको सहज हो जाएगा। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के 16 सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले कौन कौन हैं? आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज। 16 सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज। आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज, याद कर लिया आपने, है ना। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है दोस्तों? झांसी में है। झांसी स्टैंड फॉर व्हाट? स्टैंड फॉर नहीं सर, यहाँ पे तो हमने आपको बताया था कि चारा अनुसंधान केंद्र है ना कभी कभी इधर उधर हो जाए तो फिर कंट्रोल करना आप, ये सिर्फ आपके दिमाग को इनलाइनेंट कह रहा हूँ, है ना। ये भी आपके लिए एक मतलब मज़ा लेने वाली पॉइंट होनी चाहिए, आप मज़ा लेते रहिए सेशन में, है ना कि आपका दिमाग सोए नहीं। चलिए, वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है, तो रामपुर, झांसी,
8.7 किलोवाट ये उत्पादित करते हैं। तो दोस्तों कौन सा गांव है? रामपुरा, जो झांसी का है, वहाँ पे गांव का जिसका अपना खुद का सोलर पावर प्लांट है। ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहन नदी पर बनाया गया है, हमने आपसे बात कर ली है, ओबरा सोनभद्र में। यहाँ पे मैं घूम के आ चुका हूँ दोस्तों। इसका मेरे पास वीडियो फुटेज भी है, वो प्राइवेट किया है, मैं नहीं दिखा सकता। उत्तर प्रदेश की, अब देखिए अगला चैप्टर है, ठीक है। हमने बड़ा इंटरेस्टिंग वे में दोस्तों हमने ख़त्म कर लिया। कितना टाइम हुआ अभी? तो 40-50 मिनट हुआ है, 40 मिनट, ठीक है। और हमने 5 चैप्टर ख़त्म कर लिए। वाह, बहुत अच्छे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अब हम प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन देखेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना जान जाइए, ठीक है। अब आपसे यहाँ से अगर प्रश्न बनता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी, याद हो गया? उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों 1998 में। प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा सर्किट कौन सा है? तो दोस्तों आगरा लखनऊ वाराणसी, आगरा लखनऊ वाराणसी। किसके रूप में? आर्क के रूप में। आर्क मतलब ऐसे, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक कौन कौन है? तो दोस्तों ताजमहल है, आगरा किला है, फतेहपुर सिकरी है, याद रखिएगा, आगरा, ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सिकरी। आ जाइए, आ जाइए, आप आ जाइए। अब अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल कौन सा है? तो दोस्तों ताजमहल है, भारत का भी यही है। मैत्रेय योजना, ठीक है, सॉरी, मैत्रेय परियोजना जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। परियोजना का उद्देश्य क्या है? बौद्ध परिपथों का निर्माण करना, ठीक है, यानी कि जो मतलब बौद्ध सर्किट है ना, उसका निर्माण करना। और बौद्ध सर्किट के बारे में हमने आपसे बात कर ली है। कृपया करके आप डिस्ट्रिक्टों का नाम बता दीजिएगा जिसमें बौद्ध सर्किट में जो सम्मिलित है, ठीक है। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि तो अयोध्या, और यहाँ पे देखिए पहले ऋषभ देव की जन्मस्थली है, याद रखेंगे, ठीक है। ऋषभ देव माना जाता है जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, ठीक है। और आप हमें बताएंगे महावीर जैन किस स्थान के तीर्थंकर थे, ठीक है, कौवें नंबर के। चलिए अब बात करते हैं अपने अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों के ऊपर, है ना। अगर आपसे पूछा जाए पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किया तो कहाँ पे? अयोध्या में। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र कहाँ है? तो दोस्तों वर्तमान में बरेली जनपद में। महाजनपद काल के उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र बरेली जनपद में देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल कौन सा है? तो दोस्तों आलमगीरपुर, जो मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे तक, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे उत्तरी में पूछ लिया जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत में कहाँ हुआ, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के मांडा तक, ठीक है, याद रख लिया आपने, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आइए, कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी कहाँ पे है? तो दोस्तों पिपरावा सिद्धार्थ नगर में, ठीक है मेरे दोस्त। आइए हम याद ही करा देते हैं आपको सब कुछ। बौद्ध और जैन दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है तो दोस्तों कहाँ पे? कौशाम्बी में। हजारों बार प्रश्न पूछा जा चुका है, मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वत्स जनपद की राजधानी भी उस समय महाजनपद काल में वत्स जनपद की राजधानी कौशल हुआ करती थी, ठीक है, सॉरी कौशाम्बी हुआ करती थी। यहाँ पे आ जाइए, प्रसिद्ध जैन तीर्थ जो प्रभा सगरी थे, ठीक है, वो स्थित है कहाँ पे? कौशाम्बी में, याद रखिएगा, क्या? प्रभा सगरी, ठीक है। ये प्रथम प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। प्रभा सगरी कहाँ पे स्थित है? कौशाम्बी में। भक्त संत मलुक दास की जन्म स्थली कहाँ पे थी? तो दोस्तों कड़ा में, जो कौशाम्बी से संबंध रखता है। अकबर के नवरत्नों में से एक बिरबल का जन्म स्थान तो दोस्तों कालपी है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों कहाँ पे हुआ था? तो काशी में हुआ था। मैंने कब पूछा है तो आप बता देंगे, कब बताएंगे? 563 बताइएगा क्या, ठीक है, आप एक बार कंफर्म करके बताइएगा, ठीक है। इतना तो पता है 483 में उनको मतलब निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है, बाकी तो आप लोग कंफर्म कीजिएगा। जयचंद को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पराजित किया? तो दोस्तों आप याद रखेंगे किस युद्ध में? कन्नौज के इटावा युद्ध में, चंदवार का युद्ध के नाम से उसको जानते हैं। कब हुआ था? 1194 में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। जौनपुर को सिराज हिंद कहते हैं। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद तुगलक
की स्मृति में करवाई थी। ठीक है, किसने करवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। किसके याद में? मोहम्मद तुगलक के। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों देवगढ़ ललितपुर में। ठीक है, कौन सा मंदिर दोस्तों? दशावतार मंदिर कहाँ पे है? देवगढ़ में, ललितपुर में। ठीक है, आ जाइए। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। कहाँ पे दोस्तों? प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। ठीक है, आ जाइए और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए अब, गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी क्या थी? तो दोस्तों प्रयागराज। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म स्थान कहाँ पे था? तो दोस्तों कहाँ पे? बुलंदशहर। ठीक है, किसका? इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म स्थान कहाँ पे था? बुलंदशहर में। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतरगांव कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पे बताइए? रामाबाई नगर, कानपुर देहात में। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए गुप्तकालीन स्थल तो भीतरी स्थित है, तो कहाँ पे? गाजीपुर में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान तो दोस्तों बदायूं में हुआ था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तिदार था? तो दोस्तों बदायूं का। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ कब हुआ? तो दोस्तों 10 मई 1857 को। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो क्या नाम है दोस्तों? ऋषिपत्तनम, मृगदा। ठीक है, ये पूछा था, मैंने बता भी दिया। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धम्मचक्र परिवर्तन सारनाथ, ये भी पूछा था, ये भी बता दिया। धामेक स्तूप, धर्मराज का स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों सारनाथ में। कौन सा स्तूप? धर्मराज का स्तूप। ठीक है, आ जाइए अन्य प्रश्नों पे बात करते हैं। चलिए अब हम ना क्या करेंगे, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने बहुत देख लिया, मस्ती कर लिया, अब स्पीड को स्पीड अप करते हैं ना। देखिए, भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से फेमस हुआ। इन्होंने सारनाथ में दिया था अपना पहला उपदेश, तो याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद धार्मिक स्तूप कहाँ पे है? धर्मराज का स्तूप कहाँ पे है? तो दोस्तों सारनाथ में है। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवज्या की अनुमति दिया था दोस्तों संकीसा में। पहला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों उनकी कौन थी? उनकी माता जो सौतेली थी, उनका नाम प्रजापति गौतमी था। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्ष काल व्यतीत कहाँ पे किया? तो दोस्तों श्रावस्ती में। उसके बाद आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खाली गोसाल का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो श्रावस्ती में। ठीक है, सुसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा हुआ करती थी, याद रखेंगे। चलिए अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों के ऊपर बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए जल्दी जल्दी। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्तिकला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था तो दोस्तों मथुरा। किनका? कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी। ठीक है, मूर्तिकला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? मथुरा था, याद रखेंगे। आ जाइए, प्राचीन काल में ब्रह्मवत तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, वो कौन सा स्थान है? विठूर है। किस नाम से प्रसिद्ध? ब्रह्मवत तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध। ठीक है, बेगम समरू द्वारा बनवाया गया विशाल चर्च कौन सा है? तो दोस्तों सरंगना मेरठ में। ठीक है, सरंधना मेरठ में। उसके बाद पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है तो दोस्तों किसको कहते हैं? जल्दी से आप बताइएगा। और ये कहाँ पे है? नैमिषारण्य में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, चवर तीर्थ है। जैनों की काशी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हस्तिनापुर को। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आइए, प्रसिद्ध संत सैयद सालार एवं मसूदी गाजा की दरगाह बहराइच में है। नगर मोहदसरी के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो कन्नौज, इसको इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों आगरा था। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का जो मजार है वो कहाँ पर है? दोस्तों देवा शरीफ बाराबंकी में। याद रख लीजिएगा सारे पॉइंट। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। महाजनपद काल में पूर्वी पांचाल जनपद की राजधानी
काम्पिल्य किन महाभारतकालीन चरित्रों का जन्म स्थान रहा? तो दोस्तों द्रौपदी और द्रोणाचार्य का है, ठीक है। कौन? काम्पिल्य, ठीक है। तो आपने सुना है ना पांचाली, कि द्रौपदी को एक और पांचाली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो द्रोणाचार्य और पांचाली कहाँ पे जन्मे थे? पांचाल में। महाजनपद काल में मल गणराज्य की राजधानी तो दोस्तों कुशीनगर थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल भी है। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है दोस्तों? अपने अंतिम समय में अपने देह को त्यागना, ठीक है। तो जब बुद्ध ने अपने शरीर को त्यागा था उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ आ गई? तो दोस्तों नवाब असाउद्दौला के, ठीक है। तो कहाँ से राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई? अवध की, ठीक है, जो लखनऊ वाला क्षेत्र है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वाराणसी, ठीक है, याद रखेंगे। और यह वदैनी 80 में, ठीक है। प्रेम मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो वृंदावन में, कृपालु जी महाराज का। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो गाजीपुर में। क्रांति नगर के नाम से विख्यात है? तो दोस्तों मेरठ। आ जाइए अन्य फैक्ट देखिए। हिंग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध नगर कौन है? हाथरस। कौन सा? हाथरस। किसके लिए? हिंग व गुलाल। देखिए दोस्तों एक कहानी बताता हूँ, जब मैं हाथरस में था, ठीक है, तो वहाँ पे समोसे चोखे कुछ भी खाओ यार, हींग भर भर के देते हैं, ठीक है। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों गोरखपुर में। विश्व का प्राचीनतम जीवन शहर है? तो काशी वाराणसी। तो काशी का महत्व तो आपने कल की मूवी में भी देख ली है ना। अब यहाँ पे देखिए उदयनवास और दत्ता की कथा संबंधित है किससे? कौशाम्बी से। किनका? उदयनवास दत्ता। प्रसिद्ध जेके मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों कानपुर में। भारत माता मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों वाराणसी में। प्रसिद्ध प्रतिष्ठान पुरी व ऋषभ देव की क्या है? तपस्थली कहाँ पे? तो दोस्तों झूसी प्रयागराज में, ठीक है। किनका? प्रसिद्ध प्रतिष्ठान पुरी व ऋषभ देव की जो तपस्या स्थली है वो झूसी में है। वो कहाँ पे? झूसी प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस किस डेट को मनाते हैं? 14 फरवरी को, याद रखिएगा, ठीक है। और ये 2016 से प्रारंभ है। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस कब से प्रारंभ है? 2016 से। आ जाइए अब अगले प्रश्नों को देखते हैं जल्दी जल्दी। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी कब प्रारंभ हुआ? 2014 में। मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहते हैं? वाराणसी को। चित्रित धूसर मृदभांड से संबंधित अतरंजी खेड़ा स्थित है? तो कहाँ पे? एटा जिले में, ठीक है। स्वामी हरिदास कहाँ निवास करते थे? तो दोस्तों बताइए। वृंदावन में, निधिवन में, ठीक है। आ जाइए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे बनेगा। और अब मैं यहाँ पे एक पानी पीने का थोड़ा सा व्यवस्था कर लेता हूँ, ठीक है। आ जाइए अब हम अपना अगला चैप्टर देखेंगे, उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति को, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए। प्रदेश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक कलात्मक विकास के संरक्षण प्रदर्शन अध्ययन हेतु सांस्कृतिक विभाग की स्थापना 1957 में हुई थी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में लखनऊ में हुई थी। आपसे कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। 1988-89 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों राष्ट्रीय कथक संस्थान, ठीक है, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय कथक संस्थान है और वो क्या है? उत्तर प्रदेश का संगीत नाटक अकादमी है। दोनों कहाँ पे हैं? लखनऊ में। एक का स्थापना 63 में, एक का स्थापना 88 से 89 में। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं? किस काल के? मौर्यकालीन, ठीक है। आ जाइए। मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ गुप्त काल में, याद रखिएगा। चलिए मुगल चित्रकला शैली की नींव कब पड़ी? तो दोस्तों हुमायूं के समय। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है तो जहांगीर के समय काल का, ठीक है। उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में स्थापित। और बताइए भारत का जो विभाजन, बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन हैं? तो दोस्तों लखनऊ चित्रकला शैली के जनक असित कुमार हलदार हैं, ठीक है। वास्तुशिल्प शैली का प्रारंभ इन्होंने किया था।
बुद्ध का गृह त्याग के चित्रकार कौन थे? तो दोस्तों रणबीर सक्सेना बुद्ध के गृह त्याग के चित्रकार थे। और बुद्ध के घर से निकलने की घटना को महाभिनिष्करण कहते हैं और उसको हम घोड़े से दर्शाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार कौन हैं? शिवनंदन नौटियाल हैं। सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार शिवनंदन नौटियाल हैं। जुबिन नौटियाल नहीं हैं, शिवनंदन नौटियाल हैं। रामलीला के चित्रकार कौन हैं? तो दोस्तों रामलीला के चित्रकार भवानी चरण ग्यू हैं। ठीक है, आ जाइए बात करते हैं। संगीत का बाइबल किसे कहते हैं? भरत मुनि को और नाट्य शास्त्र को। ठीक है, उसके बाद ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किया किसने? अमीर खुसरो ने। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण करके ख्याल गायन का आविष्कार अमीर खुसरो जी ने किया था, याद रख लीजिएगा। तबला व सितार का आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय भारत कला भवन की स्थापना 1950 में कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है, भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय कहाँ पे मिलेगा? वाराणसी में। ठीक है, आ जाइए। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है तो दोस्तों बनारस घराने से। उसके बाद यहाँ पे देखिए विंदा दिन, और उसके बाद क्या है दोस्तों? शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज संबंधित थे, कथक से संबंधित थे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में लच्छू महाराज जी का एक पुरस्कार है, वो किसको मिला है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय है किसका? रामपुर घराना को। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो दोस्तों कथक बताया जा रहा है। ठीक, कथक नृत्य का प्रयोग क्या नाम है? प्रणेता और उन्नायक कौन है? तो दोस्तों ठाकुर प्रसाद। ठीक है, कथक के ठुमरी गायन का समावेश बिंदा दिन के द्वारा। ठीक है, आ जाइए। यहाँ पे देखिए प्रमुख लोकगीत हैं। ठीक है, और उनका संबंध किन जिलों से है वो एक बारी आप सरसरी निगाह से देख लें, बड़े से बड़े एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है ना। तो कजरी का संबंध मिर्ज़ापुर से है, विरहा का संबंध पूर्वांचल से है, आप एक बारी सुनेंगे तो फैन हो जाएंगे। उसके बाद देखिए सोहर का संबंध अवध से है, पूर्वांचल में। आल्हा का संबंध बुलंदखंड से है, याद रख लीजिएगा, आल्हा का संबंध बुंदेलखंड से। इसके बाद इसूरी फोंग। ठीक है, यहाँ पे देखें इसूरी क्या है? फोंग, ये भी किससे संबंधित है? बुंदेलखंड से। होरी फोंग रसिया, ठीक है, इसका संबंध ब्रज क्षेत्र से है। ठीक है, किसका? होरी फाग रसिया, इसका संबंध ब्रज क्षेत्र से है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख लोक नृत्य। हमने लोकगीत देख लिया, बिरहा पूर्वांचल, सोहर अवध जो पूर्वांचल में है, उसके बाद आल्हा बुंदेलखंड में, उसके बाद आपका क्या है? इसूरी फाग, ये आपको बुंदेलखंड में। ठीक है, और होरी फाग रसिया ये कहाँ से संबंधित है बताइए? ये है आपके ब्रज क्षेत्र से। ठीक है, आते हैं प्रमुख लोक नृत्यों के ऊपर। आइए अब हम बात करेंगे प्रमुख लोक नृत्य के ऊपर। तो दोस्तों ख्याल नृत्य का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। उसके बाद राष्ट्र नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य, ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। कौन कौन सा? रास, झूला, मयूर, चरकुला। ठीक है, धुरिया, राई, दीप, देवी, कार्तिक, सौरा, पाई डंडा, ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। नटौरी, कटघोड़वा, ये दोनों, धोबिया नृत्य और कौरवा और धीवर नृत्य आपको पूर्वांचल में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कटघोड़वा नृत्य पूछा जा रहा है आजकल, याद रखेंगे। जोगनी, कलाबाजी, ये अवध क्षेत्र से संबंधित है। कर्मा, सोनभद्र, मिर्जापुर क्षेत्र से संबंधित है। और राहुला बुंदेलखंड क्षेत्र से। ठीक है, तो याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आ जाइए, आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। क्या नाम है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य क्या क्या है? तो दोस्तों रामलीला है, रासलीला है, नौटंकी है। रामलीला का संबंध रामनगर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या से है। रासलीला का संबंध विशेषकर ब्रज क्षेत्र से है। नौटंकी विशेषकर कानपुर और हाथरस से संबंधित है। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक 86 मेले का आयोजन मथुरा में किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और प्रमुख मेले व आयोजन स्थल की बात करें तो बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। अब इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट देख लें आप, यहीं पे एक ही जगह पे सारे क्वेश्चन देखिए। ठीक है,
देखिए बटेश्वर मेला पूछे पशुओं से संबंधित है, आगरा में। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। और याद रखेंगे जो महाकुंभ है उसके बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला नौचंडी मेला है। उसके बाद दादरी मेला पशुओं से संबंधित है, बलिया में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है। हरिदास जयंती निधि वन वृंदावन में मनाया जाता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। सैयद सालार मेला आपको बहराइच में देखने को मिलेगा। उसके बाद गोला गोकर्णनाथ आपको खीरी में देखने को मिल जाता है। नक्कटैया मेला वाराणसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए उसके बाद आपसे पूछा जाए शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर। गोविंद साहब का मेला दोस्तों अम्बेडकर नगर। खिचड़ी मेला गोरखपुर। चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या। तो देखिए दोस्तों आजकल अयोध्या बहुत फेमस हो रहा है, तो चैत्र रामनवमी मेला याद रखेंगे। और गोविंद साहब अम्बेडकर नगर में लगता है, ये भी याद रखेंगे। सभी की सभी आपको एक बारी देख लेना है, और एक बारी और वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो ये आपको याद हो जाएगा। पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहें आप। हिंदू मुस्लिम एकता का सुलहकुल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो आगरा में। त्रिवेणी महोत्सव आपको प्रयागराज में देखने को मिलेगा। ताज महोत्सव आगरा में। कबीर महोत्सव मगहर में, जो संत कबीर नगर का एक क्षेत्र है। आ जाइए उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में 2003 में स्थापित हुआ था। प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय दोस्तों गोरखपुर में, कुशीनगर में, पिपरहवा में, जो सिद्धार्थ नगर में स्थित है। ठीक है, गोरखपुर, कुशीनगर, पिपरहवा क्या है दोस्तों? ये 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय। खड़ी बोली का विकास 100 सैनी से हुआ। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? तो दोस्तों कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी और सरहिंदी। ठीक है। ब्रज क्षेत्र यहाँ पे देखिए मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और कासगंज, ये सभी किस में आते हैं? ब्रज क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज आदि में प्रयुक्त ब्रज भाषा का विकास हुआ था, इसीलिए इसको हम ब्रज क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और ये सौसैनी अपभ्रंश से संबंधित है। किस अपभ्रंश से दोस्तों? सौसैनी अपभ्रंश। ठीक है, आ जाएं आप। चलें बात करते हैं। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में बोली जाने वाली अवधि का विकास हुआ तो दोस्तों अर्धमागधी में। ठीक है, प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो उपबोली है वो कौन सी है? भोजपुरी है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार 1949 में स्थापित हुआ प्रयागराज में। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी में है, हमने बात कर लिया है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय आपको मेरठ में देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। आ जाइए हमारे अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों के बाद हम देखते हैं। प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय तो दोस्तों मथुरा में है। खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो दोस्तों अमीर खुसरो जी का। अब यहाँ पे देखिए मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये जो टेस्ट है जो आप आज देख रहे हैं, ठीक है, आज ये जो भी आपके सामने महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश विशेष चल रहा है, ये आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर देके जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। पुलिस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का शिक्षा और साहित्य। ठीक है, तो ध्यान से आप बने रहेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुआ था। ठीक है, तो किस कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1887 में? तो इसका स्थापना म्यो सेंट्रल कॉलेज के रूप में हुई थी। ठीक है, प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने? तो दोस्तों 1972 में, याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में हुई थी, याद रखिएगा। शिक्षा मित्र योजना तो दोस्तों 2000 से 2001 में प्राथमिक शिक्षा का ये एक मुहिम था, याद रखेंगे। शिक्षा मित्र योजना 2000 से 2001। ठीक है, आ जाइए कुछ जान लीजिए यहाँ पे। अब इसमें देखिए प्राथमिक शिक्षा का क्या करना था? सार्वभौमिकरण। ठीक है, इसके बाद क्या करना था? मानकानुसार मतलब स्टैंडर्डाइज करना था। अध्यापक छात्र अनुपात बनाना था अच्छे से। ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर प्रदान करना था। ठीक है, ये सभी क्या थे? शिक्षा मित्र योजना 2000-2001 के उद्देश्य में थे। चलिए अब हम बात करेंगे अन्य फैक्ट के ऊपर। जैसे शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों का चयन कहाँ से किया जाएगा दोस्तों? तो ग्राम शिक्षा समिति से। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय BHU है, याद रखेंगे।
6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब किया गया था दोस्तों? तो 2001 से 2002 के बीच में। सभी को शिक्षा, सभी को ज्ञान, यही था उस समय मोट्टो इसका। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब लागू की गई थी? तो दोस्तों 2004 में। प्राथमिक स्कूलों में, ठीक है, अगर हम बात करें प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना 1995 से स्टार्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। कस्तूरबा गांधी उसके बाद विद्यालय की बात करें, यह योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब से शामिल कर लिया गया था? तो दोस्तों 2007 से 2008 में। ठीक है, आइए बात करते हैं अन्य फैक्ट के ऊपर। यहाँ पे देखिए क्या है, कल्प योजना जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है 1998 में स्टार्ट हुआ। भारत सरकार ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा, ठीक है, उसके लिए कौन सा स्टार्ट किया था? विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या करने के लिए? सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा के लिए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च 2009 में स्टार्ट हुआ था 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 में स्टार्ट हुआ, कहाँ पे? लखनऊ, और यहाँ पे कृषि शोध विकास से संबंधित था। ठीक है, उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 1989 में। हमने बात इसके ऊपर कर लिया है, आ जाइए। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन दास, आप याद रखिएगा। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? प्रयागराज में। इसकी स्थापना 1998 में हुई। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में स्थापित हुआ, जो लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 लखनऊ। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी आपको लखनऊ में 1972 में स्थापित आपको देखने को मिलती है। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र भी आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। देखिए कुछ फैक्ट यहाँ पर रिपीट होंगे तो आपका रिवीजन भी साथ में हो जाएगा। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय तो जगत गुरु रामभद्राचार्य, आप देख पाएंगे विकलांग विश्वविद्यालय जो चित्रकूट में स्थापित है 2001 से। ठीक है, तो आपने वैसे तो देखा ही होगा रामभद्राचार्य जी को। आइए बात करते हैं। भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना प्रयागराज में 1927 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, भारतीय भाषाओं की रक्षा हेतु विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ पे स्थापित है? प्रयागराज में, जो 1927 में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन है दोस्तों? BHU वाराणसी में है, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों बताइए? BR अम्बेडकर राव वाला लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको एक देखने को मिलेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये प्रयागराज में। ठीक है, ये चारों आप याद रखेंगे। उसके बाद 2 विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में जो 2014 में स्थापित हुआ, और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में आपको देखने को मिलता है। चलिए आइए बात करते हैं। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान कहाँ पे है? तो दोस्तों सारनाथ वाराणसी में। आरोग्य व कल्याण पत्रिका प्रकाश गोरखपुर में है। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र की बात करें, उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर थे, इनका निवास स्थान कानपुर था। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र बनारस अखबार 1845 में स्थापित हुआ, इसके संपादक गोविंद नारायण थत्ते थे, याद रखिएगा। प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार जिसका नाम था सरदल अखबार, ठीक है, इसका प्रकाशन स्थली आगरा था 1846 से। चलिए अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर क्या है? उत्तर प्रदेश वन एवं वन्य जीव तथा फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019। यहीं से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे। पर्यावरण वन एवं वन्य जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है ये रिपोर्ट।
भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 ये कौवें नंबर का था, तो दोस्तों ये 16वां रिपोर्ट था। और ये इस प्रकार का रिपोर्ट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है तो दोस्तों कब से प्रकाशित हो रहा है, 1987 से। ये सभी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यह रिपोर्ट संपूर्ण भारत में वनों के प्रकार, विस्तार तथा वन संसाधनों के आकलन पर प्रस्तुत की जाती है। इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संबंध में विशेष तथ्य दिए गए हैं। जैसे अगर ISFR के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है दोस्तों, तो 16,582 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 6.88 केवल % है। ठीक है, 6.88%। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वन 72.79% हैं। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में संरक्षित वन 6.98% है। याद रखेंगे आप, सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में अंगीकृत वन कितने हैं, तो दोस्तों 20.23% है। याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें कि इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में वनाच्छादन कितना है, तो केवल 6.15% है। कितना, 6.15%। अगर 14,805 किलोमीटर स्क्वायर के रूप में इसको देख सकते हैं। ISFR 2017 की तुलना में राज्य वन क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है, तो दोस्तों ये 2017 की तुलना में 2019 में 126.65 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। उत्तर प्रदेश में वृक्षाच्छादन यानी ट्री जो कवर है वो केवल 3.05% है। ठीक है, यानी कि 7,342 वर्ग किलोमीटर। राज्य के कुल क्षेत्रफल में झाड़ियाँ कितनी हैं, तो 0.24%, 587 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश के सर्वाधिक वन सबसे कम क्षेत्रफल वाला, मतलब प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम, तो सबसे अधिक दोस्तों सोनभद्र में और सबसे कम भदोही में देखने को मिलता है। ठीक है, ये फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, याद रखेंगे आप। उसके बाद देखिए, 1 मिनट रुकिए। प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला हमने बात कर लिया सोनभद्र, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला दोस्तों आप बताइए, अभी जस्ट हमने देखा था। प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला तो संत रविदास नगर है, जो भदोही में, अगर भदोही के नाम से जानते थे पहले। ठीक है, तो अभी तो हमने बताया 3.12 वर्ग किलोमीटर ही केवल। सर्वाधिक अगर बात करें कि अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो दोस्तों लखीमपुर खीरी, 804.9 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल वहाँ पे है। सर्वाधिक मध्यम सघन व खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला तो दोस्तों सोनभद्र है। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र तो है लेकिन खुला है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का क्रम क्या है प्रतिशत की दृष्टिकोण से, तो सोनभद्र टॉप पे है, उसके बाद चंदौली है, उसके बाद पीलीभीत, उसके बाद मिर्जापुर, उसके बाद चित्रकूट। ठीक है, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर और चित्रकूट। सबसे कम 1% वाले जिलों का क्रम क्या है, तो सबसे कम संत रविदास, और उससे थोड़ा सा अधिक मैनपुरी, उससे थोड़ा सा अधिक देवरिया, उससे थोड़ा सा अधिक बदायूं और उससे थोड़ा सा अधिक मऊ है। तो संत रविदास, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं और मऊ। ठीक है, प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं, तो दोस्तों हमने बात किया सोनभद्र, उसके बाद खीरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टिकोण है और यहाँ पे प्रतिशत की दृष्टिकोण पे दूसरे पे चंदौली था, लेकिन यहाँ पे क्या है, खीरी है, लखीमपुर खीरी, क्योंकि क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का अधिक है ना। और उसके बाद देखिए मिर्ज़ापुर है, और यहाँ पे देखिए मिर्ज़ापुर चौथे पे था, यहाँ पे मिर्ज़ापुर तीसरे पे है। उसके बाद पीलीभीत यहाँ पे तीसरे पे था, यहाँ पे चौथे पे है। यानी मिर्ज़ापुर में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से तो अधिक है लेकिन प्रतिशत की दृष्टिकोण से कम है। ठीक है, वहाँ के पूरे भूभाग के प्रतिशत की दृष्टिकोण से। चलिए बात करते हैं अन्य फैक्टों के ऊपर। प्रदेश के सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें तो संत रविदास, मऊ, मैनपुरी, संगरनगर, उसके बाद देवरिया। सामान्यतः प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का प्रकार कैसा है, तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। आ जाइए, प्रदेश में वृक्षारोपण में बढ़ोतरी करने हेतु तो ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ 1 जुलाई 2001 को की गई थी। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परीक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1956 में उत्तर प्रदेश में। प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1977 में लखीमपुर में। ठीक है, और 1987 से टाइगर रिजर्व मतलब एक स्थापित हुआ पीलीभीत में। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना 1977 में हुई, कहाँ पे, लखीमपुर में, लेकिन 1987 से टाइगर रिजर्व एक स्थापित हुआ पीलीभीत में। ठीक है, प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव अगर बिहार की बात करें तो चंद्रप्रभा है,
वन्य जीव विहार चंदौली में आपको चंद्रप्रभा देखने को मिलेगा। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार आपको हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और अमरोहा सम्मिलित हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट दोस्तों? अमरोहा। सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो दोस्तों महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ये ललितपुर में आपको देखने को मिलता है। 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे अन्य फैक्ट के ऊपर। चलिए आ जाइए, हम बात करते हैं प्रमुख वन्य जीव विहार के ऊपर। किशनपुर वन्य जीव विहार आपको लखीमपुर खीरी में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको कतरनिया घाट वन्य जीव विहार आपको बहराइच में देखने को मिलेगा। क्या है दोस्तों? कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच। कैमूर वन्य जीव विहार आपको मिर्जापुर सोनभद्र में देखने को मिलेगा। कछुआ वन्य जीव विहार आपको वाराणसी में। सोहगी बर्मा वन्य जीव विहार आपको महाराजगंज में देखने को मिल जाता है। ठीक है, आ जाइए और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए। राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी इसका नाम बदलकर क्या किया गया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं उस व्यक्ति का थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं, उन्होंने अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार के अपनी हत्या की थी, न कि वो अंग्रेजों के पिस्टल से मरे थे। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार एटा में देखने को मिलता है 1 वर्ग किलोमीटर में। प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहारों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, बाखिरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में देखने को मिलेगा और बस्ती में। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में। पार्वती अरंगा वन्य जीव विहार आपको गोंडा में और सैंडा पक्षी विहार आपको हरदोई में देखने को मिलता है। प्रदेश सरकार के अंतर्गत शामिल वन्य जीव संरक्षण केंद्र की बात करें तो 12 वन्य जीव विहार हैं और 13 पक्षी विहार हैं। ठीक है, कितने? 12 वन्य जीव विहार और 13 पक्षी विहार। यह डाटा आप अपडेट कर लीजिएगा एक बारी। उसके बाद वृक्ष बंधु पुरस्कार वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007 से 2008 के मध्य स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? सारनाथ वाराणसी में। प्रदेश में सर्वाधिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना कब चलाई गई? तो दोस्तों बताइए, ये कब चलाई गई थी? 2012 से 2013 के बीच में। ठीक है, आ जाइए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश नदी, झीलें तथा सिंचाई के साधन से संबंधित अब हम चैप्टर और पॉइंट डिस्कस करेंगे। प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, याद रखिएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है। आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो याद रखेंगे आप। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला दोस्तों बदायूं है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया तक ये विस्तारित है। ठीक है, आ जाइए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 से 2009 के मध्य दिया था। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश सहारनपुर से होता है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। रामगंगा नदी का प्रवेश प्रदेश में प्रवेश कहाँ से होता है दोस्तों? बिजनौर से, कालागढ़ से। जौनपुर, सुल्तानपुर व लखनऊ स्थित हैं तो दोस्तों गोमती नदी के तट पर। कौन कौन? जौनपुर, सुल्तानपुर व लखनऊ। गोमती नदी का उद्गम स्थल दोस्तों फुलहर झील है, पीलीभीत में। सालीग्रामी व नारायणी नदी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गंडक। ठीक है, सालीग्रामी व नारायणी नदी के नाम से गंडक को जानते हैं। आ जाइए, देखिए यहाँ पे नदियों के किनारे बसे प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन है? तो गंगा, तो दोस्तों गढ़मुक्तेश्वर। गंगा के किनारे गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर और शेरपुर और बलिया है। तो दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न तो पूछा जाता है, आप याद रखेंगे कि निम्नलिखित नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर हैं या नहीं हैं। तो गंगा के किनारे गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर और शेरपुर और बलिया स्थित हैं। ठीक है, उसके बाद यमुना नदी के किनारे बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा और कौशाम्बी हैं। कौन कौन? बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा व कौशाम्बी। उसके बाद राप्ती नदी किनारे गोरखपुर देखने को मिलता है। रामगंगा के किनारे मुरादाबाद, सोन के किनारे सोनभद्र। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी के सभी। उसके बाद अगला देखिए क्या है, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी, ये तो हमने इसके ऊपर बात कर लिया। मंदाकिनी के किनारे कौन है दोस्तों? चित्रकूट है। सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ है। हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद स्थित है। यहाँ पे देखें अब
उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन हमने बात किया था, नलकूप से सबसे अधिक होता है 71.2%, नहर से 18.2%, तालाब से 10.1%। ठीक है, तो अगर आपसे तालाब, झील, कुएं की बात करें तो ये 10.1% के साथ होता है और नहरों से सिंचाई 18.2% होता है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो दोस्तों पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, और ये 1830 से संचालित है। चलिए बात करते हैं इसमें आगे जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके ऊपर। देखिए, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, तो दोस्तों पूर्वी यमुना नहर 1830 में स्थापित हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से देखिए, प्रदेश में तालाब व पोखरों से सिंचाई तो बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। कहाँ पे? तालाब व पोखरों से सिंचाई बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें कितनी हैं? तो दोस्तों कहाँ पे हैं? रायबरेली में है। ठीक है, और 2843 किलोमीटर की लंबाई में है। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है, तो दोस्तों ऊपरी गंगा नहर, याद रखेंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली दोस्तों शारदा नहर प्रणाली। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों के ऊपर। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर आपको झांसी बेतवा नदी पर देखने को मिलता है। हथनी कुंड बैराज आपको यमुना नदी पर देखने को मिलता है। 5 राज्यों की संयुक्त परिषद के द्वारा जैसे परियोजना है, ये 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना हथनी कुंड बैराज है। ठीक है, इसमें हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान सम्मिलित है। बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना आपको सोन नदी पर देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड ये तीनों सम्मिलित हैं। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर, और इसमें आगरा, मथुरा की पेयजल समस्या निदान के लिए गोकुल बैराज परियोजना की स्थापना की गई थी। देखिए, सभी के सभी फैक्ट आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। लौकुश बैराज परियोजना दोस्तों गंगा नदी पर है। कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराता है। कौन सा? लौकुश बैराज परियोजना। आगरा बैराज आपको यमुना नदी पर देखने को मिलेगा। आगरा को ये पेयजल प्रदान करता है। गंगा जल परियोजना आपको दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप देखने को मिलता है। नोएडा गाजियाबाद को लाभान्वित करता है। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ पे हम कुछ प्रमुख झीलों, ताल, कुंडों और उनके स्थानों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर आपसे रामगढ़ ताल पूछा जाए तो दोस्तों ये गोरखपुर में है। बखरा झील पूछा जाए तो दोस्तों संत कबीर नगर में। फुलहर झील आपको पीलीभीत में देखने को मिलता है। करेला झील आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। औंधी ताल आपको वाराणसी में। लौंधी ताल आपको सुल्तानपुर में। सिरसी जलाशय, जिरगो जलाशय मिर्जापुर में देखने को मिल जाता है। मोती झील, गौरी झील रामपुर में देखने को मिलता है। आप सरसरी निगाह से एक बारी जरूर देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए, उसके बाद 1 मिनट आप यहाँ पे देखें। बरुआ सागर, लक्ष्मी ताल झील आपको झांसी में देखने को मिलता है। शुक्र ताल आपको मुजफ्फरनगर में। अलवारा झील आपको कौसाम्बी में। दरवन झील आपको अयोध्या में देखने को मिल जाएगी। और मदन सागर झील महोबा में। दहर झील हरदोई में। नौ झील आपको मथुरा में। शेख झील आपको अलीगढ़ में देखने को शेखा झील मिलेगा। ठीक है, सभी झीलों से एक प्रश्न बन जाता है तो आप एक बारी ध्यान से और देख लीजिएगा। मेजा जलाशय बांध कहाँ पे स्थित है? बेलन नदी पर। अर्जुन बांध नहर कहाँ पे है? अर्जुन नदी पर, हमीरपुर में। धसान नहर कहाँ पे है दोस्तों? बेतवा नदी पर, झांसी, हमीरपुर में। राजघाट बांध व नहर परियोजना बेतवा नदी पर कहाँ पे? यूपी प्लस मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध आपको रिहल नदी पर देखने को मिलेगा, सोनभद्र में। और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा अगर बात करें आर्टिफिशियल जो झील है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अन्य अपने महत्वपूर्ण चैप्टर के ऊपर। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो दोस्तों जनगणना जो है 2011 उसमें उत्तर प्रदेश विशेष देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341। तो दोस्तों इतनी जनसंख्या तो लगभग पाकिस्तान की है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों 16.51%। ठीक है, आ जाइए। देखिए, सभी फैक्ट ना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो रट जाइए।
उत्तर प्रदेश की आबादी में पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो दोस्तों 52.29% पुरुष हैं और 47.71% महिलाएं हैं। ठीक है। राज्य की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों 77.70% ग्रामीण जनसंख्या ठीक है, रह नहीं है, यहाँ पे रहती है। ठीक है। राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों 22.30%। याद रखेंगे। आ जाइए, देखिए फ्लो में इधर उधर कभी हो जाए टंग स्लिप तो उसको ना इंटरटेनमेंट के रूप में लीजिएगा। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या पूछा जाए तो दोस्तों 7 है। ठीक है। देश के कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दूसरा स्थान है 11.79%। और जनसंख्या प्रथम कहाँ पे दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है। ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले जिले कौन हैं? तो इलाहाबाद और गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम है। ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पे? इलाहाबाद में और न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर में। आ जाइए, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों चौथा स्थान है, राजस्थान प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय और महाराष्ट्र तृतीय पे है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन हैं? तो दोस्तों प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। ठीक है। तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ याद कर लेंगे। ठीक है। प्रमुगआल, ठीक है, आप याद कर लें प्रमुगआल। ठीक है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले कौन कौन हैं? तो दोस्तों महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, श्रावस्ती है। ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। आ जाइए, चलिए अन्य पेज पे बात करते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है और उनका क्रम क्या है? तो दोस्तों प्रयागराज, उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद जौनपुर है। ठीक है। याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जनपद कौन सा है? तो दोस्तों गाजियाबाद है। ठीक है। सबसे कम आबादी वाला आबादी वाला जो शहरी वाला जिला है वो श्रावस्ती है, ये भी याद रखेंगे। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष व महिला जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो प्रयागराज है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन है? तो गौतम बुद्ध नगर, हमने बात किया है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला कौन सा क्षेत्र है? तो बताएं। तो उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है। और कौन सा क्षेत्र है आप उत्तर प्रदेश में चिन्हित कीजिएगा। ऑप्शन दे देता हूँ, आजमगढ़, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद अलीगढ़ और उसके बाद आप एक ले लीजिए प्रयागराज। ठीक है। 0 से 6 वर्ष की आयु में, ठीक है, सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो प्रयागराज है। उसके बाद अन्य फैक्ट को देखिए, 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों 15.41% है। ठीक है। और ये 2001 से वृद्धि कितनी हुई है? 19% की। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात किस जिले का है? तो बहराइच में सबसे अधिक 0 से 6 वर्ष से यानी जन्म से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चे पाए जाते हैं। 18.77% के साथ बहराइच टॉप पे है। सबसे कम कानपुर नगर में 11.13%। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो दोस्तों बलरामपुर, ठीक है, सर्वाधिक वाला है और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला बागपत है, केवल 841 पे। ठीक है। 841 लड़कियों पे 1000 छोटे बच्चे हैं। ठीक है। और बलरामपुर में सर्वाधिक है, 950 बच्चियां हैं और 1000 बच्चे हैं। ठीक है। इसको इस दृष्टि से देख सकते हैं। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे जन्म से 6 वर्ष तक के लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का 902 है, यानी कि 902 बच्चियां हैं और 1000 बच्चे हैं या फिर जन्म है। ठीक है। यहाँ पे देखिए 2001 से कितना, ये 2001 में 916 था, अभी घट के कितना हो गया? 902। तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, थोड़ा सा वृद्धि हुआ है, प्लस 447 का। ठीक है। 2011 भारत का जनघनत्व कितना है भारत का? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे,
लेकिन उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बहुत डिफरेंस है ना। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा लोग निवास करते हैं। अगर आपसे प्रश्न बने कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ पे, तो बिहार में। ठीक है। उसके बाद देखिए, अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन कौन हैं, तो गाजियाबाद, वाराणसी, उसके बाद लखनऊ, भदोही, कानपुर। तो सबसे अधिक गाजियाबाद में जनघनत्व है, याद रखेंगे। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों का क्रम कौन कौन सा है, तो न्यूनतम में ललितपुर, फिर सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ये चारों आते हैं, पांचों आते हैं। ठीक है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में टॉप पे है ललितपुर। यहाँ पे मतलब जनसंख्या घनत्व कम है। ठीक है, कम लोग निवास करते हैं। अगर भारत में पूछे सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस प्रदेश का है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर या त्रिपुरा। जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता कितना है, 67.7% है, जिसमें पुरुष और स्त्री साक्षरता कितनी है, तो दोस्तों पुरुष 77.3%, महिला 57.2%। ठीक है। देखिए, एक एक फैक्ट ना बहुत उम्दा है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का क्रम क्या क्या है, तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर फर्स्ट पे है, कानपुर नगर आता है, उसके बाद औरैया आता है तीसरे पे, इटावा चौथे पे, पांचवा पे गाजियाबाद। ठीक है। प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला तो श्रावस्ती, केवल 57.16% यहाँ पे साक्षरता दर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर है, याद रखेंगे। प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच का अंतर कितना है, 20.1% का। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जैसे सर्वाधिक व सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता अंतर वाले जिले की अगर बात करें क्रमशः कौन कौन से हैं, तो महाराजगंज, कानपुर नगर। ठीक है, कानपुर याद रखेंगे। ठीक है। क्या है, सर्वाधिक व सबसे कम महिला और पुरुष साक्षरता अंतर वाले। ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, साक्षरता में जो हाईएस्ट डिफरेंस है। ठीक है, जैसे सर्वाधिक और सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता की बात हो रही है, तो ये महाराजगंज में और कानपुर में, ठीक है, अंतर बहुत अधिक है। पुरुष अधिक साक्षर है, महिलाएं बहुत कम साक्षर हैं। इस प्रकार की ये आंकड़े हैं। तो महाराजगंज टॉप पे है, उसके बाद कानपुर नगर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में कितना कम है, 31 कम है। राष्ट्रीय का यानी देश का कितना है, 943 है, और उत्तर प्रदेश का केवल 912 है, और ये 2001 में 916 था। ठीक है। प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, तो जौनपुर, जहाँ पे 1024 लड़कियों पे 1000 बच्चे हैं। आजमगढ़ में 1019, देवरिया में कितना है, 1017। ये तीनों बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे इतना मान सकते हैं कि लड़कियों को प्रमोट किया जाता है ना। आइए, और बाकी में अगर जहाँ पे कमी है तो दोस्तों वहाँ पे मान के चलिए कि वहाँ पे भ्रूण हत्या होता है लड़कियों का। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। 851 लड़कियाँ केवल हैं 1000 बच्चों पे। ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है। और या तो इसको आप पुरुषों के भी कैटेगरी में लिख सकते हैं, केवल बच्चों की बात नहीं है। 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है, तो दोस्तों 20.22%। ठीक है। उसके बाद प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन है, तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम कौन है, तो दोस्तों कानपुर नगर। प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले की बात करें तो गाजियाबाद है, उसके बाद लखनऊ है, उसके बाद कानपुर नगर है। किस क्षेत्र में दोस्तों, सर्वाधिक नगरीकरण में टॉप पे है गाजियाबाद। ठीक है। उसके बाद लखनऊ, उसके बाद कानपुर। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों 20.69%। देश में कुल अनुसूचित जाति कितनी है, 16.6%। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप बिल्कुल याद रखेंगे, भूलना नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, तो दोस्तों सीतापुर, इलाहाबाद और हरदोई। प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले सीतापुर, इलाहाबाद और हरदोई हैं। ठीक है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन है, तो दोस्तों अधिकतम में है सोनभद्र, जहाँ पे अनुसूचित जनजाति बहुत अधिक मिलती है, और न्यूनतम में है बागपत। ठीक है, जहाँ पे बहुत कम अनुसूचित जनजाति देखने को मिलती है। आइए, प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जिला कौन है, दोस्तों कौशाम्बी है, जहाँ पे 34.72%
क्या है दोस्तों, बताइए? अनुसूचित जातियों की संख्या है कौशाम्बी में, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब आइए हम बात करते हैं अपने अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर के ऊपर। वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो देखेंगे हम, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के जनगणना के अनुसार 0.6% है, ठीक है। तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत, ठीक है, 0.6% और 0.57% इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 8.6% है, ठीक है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पे रहती है? सोनभद्र में, फिर बलिया में, फिर देवरिया में, फिर कुशीनगर, फिर ललितपुर। प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन हैं? तो बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा और कासगंज, ठीक है। बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, कासगंज, यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत कम निवास करती है, ठीक है, ये उनका क्रम है। आइए बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिलों का क्रम क्या है। तो दोस्तों सोनभद्र, फिर ललितपुर, फिर देवरिया, फिर बलिया, फिर कुशीनगर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं? तो बढ़ते क्रम में हम देखेंगे तो बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, ये प्रतिशत की दृष्टिकोण से बढ़ता क्रम है, ठीक है। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है, याद रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? थारू है, और ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या इनका गोरखपुर में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति कौन है? तो बनरावत है। प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या 12 है। 2003 से पूर्व थारू और बुक्सा ये केवल निवास करते थे। प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है कहाँ पे? तराई क्षेत्रों में, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर, खीरी में, ठीक है। थारू अपने को किस वंश का मानते हैं? तो दोस्तों ये किरात वंशी अपने आप को मानते हैं। देखिए थारुओं से एक प्रश्न बनता ही बनता है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। लट भरवा भोज दिया जाता है तो दोस्तों थारुओं में। थारुओं का प्रमुख त्यौहार है बजहर, जो बैसाख जेठ में मनाया जाता है। दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति थारू है। थारू जनजाति के बच्चों के लिए महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों लखीमपुर में। बुक्सा व भोक्सा जनजाति का निवास मुख्यतः बिजनौर में है। बुक्सा जनजाति का संबंध माना जाता है तो पतवार राजपूत वंश से, ठीक है। आ जाइए। हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन पाया जाता है तो दोस्तों बुक्सा में। बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी पूज्य देवी कौन है? तो दोस्तों काशीपुर की चामुंडा देवी, ठीक है। खरवाल जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र है तो दोस्तों मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया और चंदौली, ठीक है। तो मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, चंदौली में निवास करती है खरवाल जनजाति। खरवाल किस धर्म को मानते हैं? तो दोस्तों हिंदू धर्म को मानते हैं। आ जाइए यहाँ पे देखिए, कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है तो दोस्तों खरवाल जनजाति में। ये शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, ये भी याद रखेंगे। वर्ष 2003 से पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां कितनी थी? तो 2, थारू और बुक्सा, हमने इसके ऊपर बात कर ली है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, महिगरी जनजाति निवास कहाँ पे करती है? तो बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में। कौन सी जनजाति? महिगिर। महिगिर का अर्थव्यवस्था का मूल आधार मछली पकड़ना है। महिगिर जनजाति के लोग अनुयायी हैं किसके? इस्लाम धर्म के। सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश में आपको ललितपुर में देखने को मिलेगी, और ललितपुर यूरेनियम खान के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और कॉपर के लिए भी आप जान चुके हैं। ये परैया, बैगा, पनिका, पंखा, अंगरिया, पथारी, चेरो, भुइयाँ, भुनिया जनजातियाँ निवास कहाँ पे करती हैं? तो दोस्तों सोनभद्र में। बहुत अधिक जनजातियाँ रहती हैं दोस्तों सोनभद्र में, मैं पर्सनली विजिट किया हूँ, ठीक है। तो एक बारी फिर से सुनिए, परहैया, बैगा, पनिका, पंखा, अंगरिया, पथारी, चेरो, भुइयाँ, भुनिया जनजातियाँ कहाँ पे हैं? सोनभद्र में, ठीक है। तो देखिए आपको सिर्फ सरसरी निगाह से देखना है, आप 1-2 बारी और देख लीजिएगा। प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती? तो दोस्तों फैजाबाद, जालौन में। कर्मा लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है? सोनभद्र से।
उत्तर प्रदेश जनजाति विकास निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो दोस्तों समाज कल्याण विभाग के। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लखनऊ में। आइए अब हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर के ऊपर। सभी चैप्टर इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी चैप्टर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। आपसे एक बारी में याद नहीं होगा, 2 बारी में याद नहीं होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ तीसरी बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो सारे फैक्ट आपके दिमाग में छपे मिलेंगे। बस आपको ध्यान से सुनना है। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान और उनका संगठन अब हम देखेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी आपको कानपुर में देखने को मिलेगा। पशु जैविक औषधि संस्थान आपको लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अन्य फैक्ट पे बात करते हैं। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको कानपुर में देखने को मिलेगा। क्लॉथ कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको गाजियाबाद में देखने को मिलेगा। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट आपको कानपुर में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपको मथुरा में। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको मेरठ में। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट आप लखनऊ में देखने को पा जाएंगे। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूटों के ऊपर। देखिए थोड़ी बारिश से स्टार्ट हो गई, लेकिन आपको उससे डाइवर्ट नहीं होना है, आपको सिर्फ हमारी आवाज़ सुननी है। खाद्य अनुसंधान एवं मानवीकरण प्रयोगशाला आपको गाजियाबाद में देखने को मिलेगा। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही में देखने को मिलेगा। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट आपको अमेठी में देखने को मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आपको रायबरेली में देखने को मिलेगा। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको बरेली में देखने को मिलेगा। दोस्त याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको इज्जत नगर में देखने को मिलेगा। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? ये इज्जत नगर में ये भी देखने को आप पाएंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी आपको रायबरेली में। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आपको आगरा में। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आपको नोएडा में देखने को मिल जाता है। ठीक है, सभी फैक्ट आपको कम से कम 2-3 बारी देखना है, जिसके बाद से आपको ये PDF मिल जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च आपको वाराणसी में, वही हमने बात किया था, सब्जी अनुसंधान केंद्र। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च आपको झांसी में, जो हमने बात किया था, चारागाह अनुसंधान, ठीक है, केंद्र कहाँ पे है? झांसी में। उसके बाद देखिए क्या है, उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। ठीक है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान आपको लखनऊ में। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान आपको खुर्जा में देखने को मिल जाता है। सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बिल्कुल भी क्विट नहीं करना है, एकदम ध्यान से पढ़ना है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में। नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये आपको मेरठ में देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल, उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजी रिसर्च सेंटर आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये टॉक्सिलॉजी है दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी भी आपको वाराणसी में ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों के ऊपर। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मोलॉजी तो दोस्तों सीतापुर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मोलॉजी। ठीक है, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर आपको गाजियाबाद में देखने को मिलता है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री आपको झांसी में देखने को मिलेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ में। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन आपको नोएडा में देखने को मिलता है। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान आपको लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सभी के सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, कम से कम 2 बार सुनना है। ठीक है, राजकीय फल संरक्षण डिब्बाबंदी संस्थान हमने लखनऊ में देख लिया। राष्ट्रीय कथक संस्थान आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र महोबा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद आपको शाहजहांपुर में। डॉक्टर अंबेडकर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप ये है आपको कानपुर में। ठीक है, राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में देखने को मिलेगा, ये तो मैंने बताया ही था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आज का ये सेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलना, ये जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके एग्ज़ाम में सब यहीं से आएंगे। ठीक है, राजकीय चर्म संस्थान कानपुर,
फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज, कांच उद्योग विकास केंद्र फिरोजाबाद में, और फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट फार्मूला 1 ग्रेटर नोएडा में, लेडर टेक्नोलॉजी पार्क आपको बंथरा उन्नाव में देखने को मिलता है। और इस तरह से हमने उत्तर प्रदेश विशेष का सभी महत्वपूर्ण फैक्ट कवर कर लिया है। अब आप एग्ज़ाम में निश्चिंत होकर बैठिएगा। आपसे यहाँ से कम 10 क्वेश्चन अगर बनेगा तो कम से कम 10 क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो पूरी कोशिश के साथ इतना प्रयास किया गया है कि हाँ, आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाएं इससे। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके खुद जुड़िए। धन्यवाद।